गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं का अध्याय 7 है। कक्षा सातवीं का अध्याय 8 है गणित। इसमें देखेंगे सर्वांग समता जो है होता क्या है। सर्वांग समता नाम का एक पाठ है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, इसमें क्या है कि अगर कोई आकृति, कोई भी आकृति, अगर कोई पेड़ का पत्ता ले लेते हैं कि अगर कोई पेड़ का पत्ता जो है ठीक है, अगर कोई पेड़ का पत्ता है इसको ले लिया जाए दो और इनको एक दूसरे के ऊपर में ऐसे रख दिया जाए। इस पत्ते को उठाकर मैं यहां रख दूंगा या इस पत्ते को इसके ऊपर रख दूंगा, तो मैं देखूंगा कि दोनों पत्ते जैसे कि एक दूसरे को ऐसे ढक लेंगे। तो अगर नीचे वाले पत्ते को देखूंगा तो ऊपर वाला पत्ता नहीं दिखेगा, ऊपर वाले ढक लेगा, और ऊपर के पत्ते को देखूंगा तो नीचे का पत्ता ढका रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा दिखेगा नहीं नीचे वाला, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम है, ठीक है। और ये सर्वांग सम होने के गुण को सर्वांग समता कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं कि जिस प्रकार ऊपर वाली पत्ती नीचे वाली पत्ती को पूरी तरह ढक लेती है, उसी प्रकार नीचे वाली पत्ती भी ऊपर वाली पत्ती को पूरी तरह ढक लेती है। इसमें क्या है, इसी को सर्वांग सम कहेंगे। एक प्रकार से मैं अब यहाँ पर जो जो मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है, जो मैं बोलूंगा उसको याद रखना क्योंकि परिभाषा है वो, और इसी को आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो। पृष्ठ क्रमांक 91 में है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसी दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता को ही इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ऐसे बराबर और ऊपर में ये बराबर और ये ऊपर में ऐसे से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखना इस चिन्ह से दर्शाते हैं। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। इसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं। और ये ध्यान रखना कि आपके आसपास कितने सारे सर्वांग सम चीज होते हैं। देखेंगे कि आपका जो कॉपी रहता है उसके दो पेज निकाल लीजिए, कॉपी के दो पेज। उसके बाद अब जब ऐसे दोनों पेज को बराबर रख के देखेंगे तो एक पेज जो है दूसरे ढक लेता है पूरी तरीके से, और दूसरा पेज भी एक पेज पहले पेज को पूरी तरीके से ढक लिया रहता है। ये मेरी हथेली है, इसको भी मैं ऐसे जब जमा लूंगा तो ये इधर तरफ से देखूंगा तो मेरी उधर वाली हथेली ढक जाएगी, और इसको देखूंगा तो ये वाला है ऐसे ढक जाएगा। तो ये भी सर्वांग सम है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो एक दूसरे के पूरी तरह से बराबर है, तो वो सर्वांग सम कहलाएंगी, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के सेम सेम अगर सिक्के को एक के ऊपर एक रखोगे तो वो भी सर्वांग सम रहता है, एक दूसरे को नहीं ढक लेता है पूरी तरीके से। वो चीज क्या गुण कहलाता है, सर्वांग समता गुण कहलाता है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं कि जिस प्रकार एक पत्ते को उठाकर दूसरे पत्ते के ऊपर रखकर हम देखते हैं कि वो सर्वांग सम है, ठीक है। तो दोनों पत्ते बराबर हैं। इसमें देखना, जिस प्रकार एक पत्ते को उसके आकार एवं माप में बिना परिवर्तन किए एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, उसी प्रकार ज्यामिति में भी एक आकृति को उसके माप एवं आकार में परिवर्तन किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है। और इसी गुण को ज्यामिति में अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग, अध्यारोपण की स्वयं सिद्धि किसे कहते हैं। और देखना इसमें एक टिप दिया है, दो सरल रेखाएं सदैव सर्वांग सम होती हैं क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा रखने पर वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगी। देखना इधर,
आपको रेखा सरल रेखा पाठ पढ़ाया था। रेखा बताया हूं क्या होता है कि ये रेखा है, नहीं ये रेखा है, ये रेखा है, मतलब इसको इधर जितना भी लंबा ले जा सकता हूं, इसको भी जितना, ये भी रेखा है, ये उससे छोटा है परंतु रेखा है। ये एक दूसरे से सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस छोटे वाले रेखा को भी यहां ले जा रहा हूं तो ये ऐसे रखेगा, एक दूसरे के ढक रहा है, और ये इसको बढ़ाकर मैं इतना दूर तक ला सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये रेखा दोनों तरफ से बढ़ती है, तो मैं इसको कहीं पर भी रखूं ऐसे और उतने ही बड़े इसको फैला सकता हूं। ठीक है, तो अगर इस रेखा को मैं इसके ऊपर रखा तो ये क्या होगा, ये जैसे कि मैं एक रेखा खींच दिया और मैं क्या करूंगा, एक रेखा और इसके ऊपर मैं खींच दिया, तो क्या देखना, दोनों रेखा में खींच दिया, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर उस रेखा से इस रेखा को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो क्या पहली वाली रेखा दिख रही है क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं बनाया हूं, वो रेखा समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सर्वांग सम होती है। क्या? एक रेखा को दूसरी रेखा के ऊपर रखा जाए तो ये एक दूसरे को ढक लेती है, अतः ये सर्वांग सम होती है। परंतु आपको एक प्रश्न और आया, ये तो रेखा हो गई, रेखाखंड, रेखाखंड मतलब जिसमें दो बिंदु होती है निश्चित, ये 5 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का, ये एक दूसरे को अगर ऊपर रखा तो ढक लेंगे क्या एक दूसरे को? यहां से मैंने 5 सेंटीमीटर वाली रेखा को ऐसे रख दिया इसके ऊपर, ये ढक लेंगी क्या एक दूसरे को? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर वाला है, तो रेखाएं एक दूसरे के सर्वांग सम होती हैं, परंतु रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम तभी होंगे जब ये 5 सेंटीमीटर का है तो एक रेखा और 5 सेंटीमीटर का होगा, तो रेखाखंड जो है, एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड के तभी सर्वांग सम होंगे जब एक रेखा 5 सेंटीमीटर का तो दूसरा भी हो, तो ये एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक है, मतलब ये क्या है कि समान माप वाले रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ये नीचे लिखा है, दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयां समान हो, जब उनकी लंबाइयां समान हो तभी वे एक दूसरे के सर्वांग सम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने सारे आपके उदाहरण दिए, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें परिभाषा है जो मोटी गहरी लाइन में है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे, फेयर कॉपी में जो रेखा गणित की आपने कॉपी बनाई है उसमें इसको नोट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी आकृतियां दी गई हैं, इसमें बताना है सर्वांग सम है या नहीं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, कोणों में सर्वांग समता बिल्कुल होता है। कोण 45 अंश का है, ए बी सी, एक कोण और है, ये भी 45 अंश का है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां देखना, ये कोण और ये कोण समान कोण बना रही है, तो क्या ये एक दूसरे के सर्वांग सम है? भले ही ये कोण इधर ऊपर की ओर बना रही है और ये राइट साइड की ओर बना रही है, तो ये क्या सर्वांग सम है? जी हाँ बिल्कुल, अगर इस कोण को मैं ऐसे उठाकर इसके ऊपर रख लूंगा तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगी, अतः यह सर्वांग सम है। ठीक है, अगर ये कोण मैंने बना देता, ये 45 अंश का बना दिया मैंने कोण। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता, पच्चीस अंश का कोण बना,
ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। ये अगर इसको उठा के यहाँ रखता तो ये नीचे वाली रेखा तो ढक जाती, ऊपर वाली रेखा नहीं ढक पाती, क्योंकि यहां से ऐसे दिखाई देती है। मैं अगर रख के दिखा रहा हूं आप लोगों को तो ये ऐसी दिखाई देती, ठीक है। ये 25 अंश का ऐसे होता, तो ये कहाँ एक दूसरे को ढक रही है, नहीं ढक पाती, इसलिए सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोण वही तभी समान सर्वांग सम होंगे जब कोण बराबर हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं, ठीक है। इसमें कोणों में सर्वांग समता देखते हैं। दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि उनके माप समान हो, ठीक है। बनाने वाली जो भुजा है उनके माप अलग अलग हैं या समान है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाने वाली भुजा अलग अलग है या समान है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भुजाएं होती हैं कोणों की सर्वांग समता में, जैसे कि मान के चलो अगर कोण को देखना है तो ये कोण की सर्वांग समता देखना है तो ये इतना बड़ा, ये भी 60, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, मान के चलो। तो अगर जब कोणों की सर्वांग समता पढ़ोगे तो आप कोई त्रिभुज या किसी चीज की आकृति बनाने के लिए अगर कोण का तो इतना ही भाग ले लोगे, इसका भी इतना भाग, तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, इसलिए कोणों में भुजाओं का फर्क नहीं पड़ता अगर पढ़ रहे हो कोणों की सर्वांग समता में, ठीक है। और अगर आपको एक चित्र दे दिया जाए, देखेंगे इधर एक चित्र दे दिया जाए और पूछा जाए कि अगर उसको ये 120 अंश का कोण है, ये 135 अंश का कोण है, ये 3-3 सेंटीमीटर तीनों तरफ से है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। सेम चित्र एक और बना दिया जाए, ये भी 3, ये भी 120, ठीक है, ये 135, ये भी 3, ये भी 3, तो ये एक दूसरे में सर्वांग सम है, जी हाँ बिल्कुल है। परंतु मैं क्या कर दिया, मैंने ये 3 सेंटीमीटर की है रेखा, यहाँ ये 135 अंश का कोण है, यहाँ ये 120 का कोण है, 120 अंश, 135 अंश कोण है। तो क्या ये भी और ये 3 सेंटीमीटर का तीनों तरफ से है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ऐसे ऊपर तक जा रहा है ना, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, जबकि यहाँ कोण 120 अंश का है और यहाँ 120 का है, लेकिन ये इधर वाला 135 का है, इधर वाला 120 का है, और इधर वाला 135 का, इधर वाला 120 का। तो क्या ये एक दूसरे के सर्वांग सम है? बिल्कुल है। कि हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ये एक दूसरे के ऐसे सर्वांग सम है कि ये ऐसे खुले हुए हैं, इसको ऐसे चिपका देंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये भी सर्वांग सम है, ठीक है। इसमें आप सर्वांग समता के बारे में बहुत सारे चीज जान गए हैं। इसमें पढ़ते हैं दो आकृतियां के सर्वांग सम होने का अर्थ यह है कि दोनों आकृतियां माप एवं आकार में समान है, सिर्फ उनकी स्थितियां अलग हैं।
अर्थात यदि इन आकृतियों में क्या करेंगे, एक को दूसरे के ऊपर रख दें तो परस्पर पूर्णतः ढक लेंगी। समान होने का अर्थ है कि पहली आकृति की प्रत्येक भुजा एवं कोण के माप के संगत भुजा एवं संगत कोण दूसरी आकृति के माप भी संगत चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे आप इसमें पाठ में देखेंगे, युग्म 5 की पहली आकृति की 90 अंश के एवं दूसरी आकृति के एवं 70 अंश के कोण है। दूसरी आकृति में भी 90 एवं 70 के कोण है। दोनों आकृतियों में उभयनिष्ठ भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ भुजा 2 सेंटीमीटर है। इसमें भी 120 है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर मान के चलो, ठीक है। तो क्या होगा, ये सर्वांग सम है। देखेंगे इसमें युग्म 5 ये वाला, ये उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये यहां देखेंगे 70 90 90 70 ऐसे अलग अलग तरफ मुंह है, परंतु ये सर्वांग सम है क्योंकि एक दूसरे को ढक लेगी। इसी चीज को यहाँ डिटेल दिया है, इसको डिटेल को पढ़ेंगे, परंतु आप लोग इसको देखकर बताएंगे कि ये भी सर्वांग सम है। यहाँ उभयनिष्ठ भुजा भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या सर्वांग सम है? नहीं, ये सर्वांग सम नहीं है। देखिए, सर्वांग सम नहीं है, इसी चीज को बताना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं एवं सभी भुजाएं बराबर होती है। अतः दो वर्गों की भुजाएं यदि समान माप की हो तो वर्ग सर्वांग सम होंगे। उसी प्रकार यदि दो वृत्तों की त्रिज्या समान होती है तो वृत्त भी सर्वांग सम होंगे। ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लेंगे। अब क्रियाकलाप 5 जो है इसको आप करके आएंगे कल, और उदाहरण पहला आपका होमवर्क रहेगा। उदाहरण फर्स्ट जो है आप लोग होमवर्क है, इसको करके आना। HW में उदाहरण पहला करके आएंगे।